तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों आज फिर मैं कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेसब्री फ्री है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का जो ये एपिसोड है शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 7 जनवरी 2020। अब इधर जो है जयपुर की एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है श्वेता तिवारी। अब देखिए इसके घर की बजती है घंटी और फिर वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़ा था उसे श्वेता बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। इसलिए श्वेता उसको घर में बुलाती है, उसे बैठने के लिए कहती है और फिर उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। लेकिन शायद श्वेता को ये मालूम नहीं था कि जिस व्यक्ति के लिए वो चाय बनाने के लिए किचन में गई है वो आज इसकी मौत का जो है फरमान लेकर आया है। वो व्यक्ति अपनी जगह से उठता है, किचन में जाता है और अदरक कूटने की जो मुसली होती है उसे मार कर, मतलब उसको उठाकर उसके सर पर मार देता है। और वो श्वेता को तब तक सर पे मारता है जब तक कि श्वेता तिवारी की जो है मौत नहीं हो जाती है। अब श्वेता की जो उधर पर मृत्यु हो जाती है। उस वक्त घर में जो है श्वेता के अलावा उसका 21 महीने का एक बेटा भी था जो अपने कमरे में सो रहा था। उसके अलावा घर में और कोई भी नहीं था। अब श्वेता को किसी की मदद भी नहीं मिल पाती कि वो घर पे कोई नहीं था। अब वो व्यक्ति तो घर से चला जाता है और तकरीबन शाम के 4:30 बजे घर की जो मेड होती है, जब वो घर में एंटर करती है तो वो देखती है कि रसोई में श्वेता की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरी रसोई में खून फैला हुआ है। वो तुरंत पुलिस को खबर करती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और छानबीन शुरू कर देती है। वो घर में देखती है कि श्वेता की डेड बॉडी तो पड़ी हुई है लेकिन घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये था कि जिस वक्त श्वेता की हत्या की गई तो उस वक्त चोर जो है चोरी करने तो आया नहीं था, मतलब वो चोर नहीं था। अब इसके अलावा पुलिस ये भी देखती है कि घर में कोई फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं था। मतलब फोर्स एंट्री मतलब ज़बरदस्ती जो है किसी ने दरवाज़ा खुलाया हो, दरवाज़ा तोड़ा हो या सामान इधर उधर बिखरा हो, तो ऐसा कोई भी पुलिस को ये सब चीज़ें नहीं मिलती। तो पुलिस इधर इतना तो समझ जाती है कि भाई इधर पर कोई ना कोई जो है अपना है या फिर श्वेता को पहचानता था। मतलब श्वेता ने ही दरवाज़ा खोला था, उसको अंदर आने दिया। लेकिन दोस्तों जब पुलिस तलाश करती है घर की तो पुलिस को कुछ चीज़ मिसिंग लगती हैं। जैसे कि पहला तो होता है कि भाई श्वेता का मोबाइल, और दूसरा है श्वेता का 21 महीने का बेटा घर में, वो भी नहीं मिलता है। यानी कि वो व्यक्ति श्वेता को मारने के बाद उसका 21 महीने को बेटे को ले गया और उसका मोबाइल भी ले गया। तो ये चीज़ जो है पुलिस देखती है। अब सवाल उठता है कि ये भाई व्यक्ति है कौन जिसने कि श्वेता को इतनी बुरी तरीके से मारा, उसे तो श्वेता का बेटे को और मोबाइल दोनों ही ले गया। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को पूरी तरीके से हम अच्छे से जानते हैं और इसके पीछे की वजह क्या थी। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 2011 से होती है, जब कानपुर के रहने वाली श्वेता नाम की लड़की का रिश्ता दिल्ली के रहने वाले रोहित तिवारी के साथ कर दिया जाता है। रोहित IOCL में केमिकल इंजीनियर की पोस्ट में था। अच्छी सैलरी थी, अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब भी थी। दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के वक्त रोहित दिल्ली में ही पोस्टेड था, लेकिन शादी के काफ़ी लंबे समय के बाद जो है इन दोनों की कोई संतान नहीं होती और तकरीबन 7 सालों के बाद जो है इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। और उसी वक्त के आसपास जो रोहित हैं उसकी पोस्टिंग भी जयपुर में हो जाती है। तो ये लोग 2018 में जो है जयपुर के एक अपार्टमेंट होता है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। अब 7 जनवरी 2020 को श्वेता तिवारी की हत्या जब हुई थी तो उसके 21 महीने का बेटे का किडनैप भी हुआ था। उस दिन रोहित तिवारी अपने ऑफिस में ही था और शाम के तकरीबन 7:30 बजे एक पड़ोसी ने रोहित को कॉल करके सारी बातों का जो है जिक्र उसके सामने किया। तो दौड़कर अपने घर पर आए। उसने देखा कि पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे लोग मौजूद थे। पुलिस जो है भाई रोहित को बताती है कि भाई आपकी बीवी को किसी ने मार दिया है और आपका जो बेटा है उस जो 21 महीने का जो बेटा उसको भी ले गई है और साथ ही साथ मोबाइल भी ले गई है। अब पुलिस जो है रोहित को ये सब बातें बताई रही थी कि रोहित के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। और ये मैसेज किसी और के नंबर से नहीं बल्कि श्वेता के ही नंबर से आया था। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि श्वेता का मोबाइल और बच्चे को जो है जो व्यक्ति था वो पहले ही ले जाता है, तो उसी मोबाइल से भाई वो मैसेज करता है। अब पुलिस को भी मालूम चल जाता है कि ये एक मर्डर और एक किडनैपिंग का केस है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। सबसे पहले जो है श्वेता का जो मोबाइल नंबर है उसको सर्विलेंस में लगाया जाता है। उसके बाद पुलिस सोसाइटी में जितने भी CCTV फुटेज होते हैं उनकी फुटेज चेक करना शुरू कर देती है। हालांकि इस सोसाइटी में कैमरे काम नहीं कर रहे थे, मुश्किल से कोई 1-2 कैमरे ही चल रहे थे जिसमें कि वो किडनैपर नहीं आया था। लेकिन पुलिस की नज़र पड़ती है श्वेता तिवारी के घर के बराबर वाले घर में।
उसके बाहर एक कैमरा लगा हुआ था और वो कैमरा वर्किंग कंडीशन में था। पुलिस बिना देरी करे उस सीसीटीवी फुटेज को निकालती है और उसमें उन्हें आरोपी दिख जाता है। एक व्यक्ति घर में दाखिल होता हुआ दिखाई देता है और कुछ समय के बाद घर से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है और उसके हाथ में था रोहित तिवारी का 21 महीने का बच्चा, जिसको उसने एक चादर में लपेट रखा था। इस व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने मंकी कैप लगा रखी थी। लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही थी कि चारों तरफ से एविडेंस जुटाए जा सकें। पुलिस के तकरीबन 200 जवान इस केस में इन्वॉल्व थे क्योंकि यहाँ पर यह मामला मीडिया में भी बहुत बुरी तरीके से हाईलाइट हो गया था और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पुलिस को जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करना था। पुलिस हर तरफ से हर एंगल से अपनी जांच करती है और इसी तरीके से 7 जनवरी 2020 की रात गुजर जाती है। अगले दिन यानी कि 8 जनवरी 2020 को श्वेता के मॉम डैड भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं और उस वक्त वो एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसकी उम्मीद पुलिस ने नहीं लगाई थी। पुलिस को वो आखिर बताते हैं कि मेरी बेटी की किसी हत्या ने नहीं बल्कि उसके पति ने, उसका पति कौन, रोहित तिवारी ने ही की है। पुलिस भी ये सुनकर जो है चौंक जाती है कि पुलिस को इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस को बताते हैं कि शादी के बाद से ही रोहित का जो व्यवहार है वो श्वेता के प्रति बहुत ही गलत था। रोहित उसके साथ मारपीट किया करता था। रोहित की जो नज़र है वो श्वेता की माँ बाप की प्रॉपर्टी पर भी थी और उसने कई तरीके के इस तरीके के कई खुलासे जो हैं श्वेता तिवारी के माँ बाप करते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो है पूरा एंगल वो जो है पुलिस का एंगल चेंज हो जाता है। अब पुलिस को पहले तो ये लग रहा था कि भाई कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसने ये श्वेता को मार के उसके बच्चे को किडनैप किया है, लेकिन अब पुलिस का पूरा फोकस जो है रोहित पर आ जाता है। अब इधर पर पुलिस क्या करती है दोस्तों, सबसे पहले रोहित की लोकेशन निकालती है। जिस वक्त मर्डर हुआ था तो उस वक्त रोहित की लोकेशन निकालती है कि वो कहाँ पर था उस वक्त। अब जो है वहाँ को पुलिस को मालूम चलता है कि जो है उस दिन वो पूरा दिन जो है अपने ऑफिस में ही अपने मीटिंग्स में था। इस बात को वेरीफाई करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और रोहित के जो एम्प्लॉयज़ थे साथ में काम करने वाले उनसे भी पूछताछ करती है। यानी कि पुलिस को रोहित पर शक तो हुआ था लेकिन ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिला था कि जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन रोहित यहाँ पर आया था। तो यहाँ से पुलिस का जो एंगल है वो फिर से चेंज हो जाता है और पुलिस यहाँ पर सबसे पहले 21 महीने के जो श्रेयम है उस पर फोकस करती है। अब पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही थी और रोहित का भी रिकॉर्ड जो है निकलवा रही थी और कई सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही थी। लेकिन दोस्तों इधर होता क्या है कि 8 जनवरी 2020 के तकरीबन जो है 1 या 2 बजे के बीच पुलिस को खबर मिलती है कि अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। अब उस शव को जब पुलिस देखती है तो वो किसी और का नहीं बल्कि 21 महीने के श्रम का ही था। यानी कि श्वेता का जो 21 महीने का बेटा था उसको ही मार कर जो है अपार्टमेंट के पीछे फेंका गया था। पुलिस तुरंत उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम से एक बहुत बड़ा खुलासा ये होता है कि जिस वक्त श्वेता तिवारी की हत्या की गई थी सेम उसी वक्त जो है श्रेयम की भी हत्या की गई थी। यानी कि ये किडनैपिंग का मामला नहीं था, ये क्लियरली डबल मर्डर का केस था। जिसने भी सब किया था उसने पहले श्वेता को मारा और उसके बाद जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके बेटे को मार दिया। अब हत्या करने के बाद उसके शव को अपने साथ ले गया था और किडनैपिंग के जो मैसेज थे वो पुलिस को भ्रमित करने के लिए भेजे गए थे। पुलिस के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज था कि जिस वो आरोपी को पहचान सके। पुलिस के पास सिर्फ था क्लू जो कि श्वेता तिवारी का मोबाइल। अब वो जो मोबाइल जो था, मोबाइल नंबर जो था वही क्लू था पुलिस के पास। अब उसको ट्रेसिंग पे जो है पुलिस ला के रखती है। अब उसकी जो है लोकेशन बार बार चेंज होती रहती है। अब जो है 4 से 5 लोकेशन पर वो मोबाइल बार बार शो कर रहा था, लेकिन एक लोकेशन ऐसी थी जिसमें वो मोबाइल सबसे ज़्यादा बार लोकेट कर रहा था। अब वो दोस्तों जगह थी सांगनेर। अब वहाँ पर दोस्तों पुलिस जो एक घर के सामने पहुँचती है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं लगा था, लेकिन एक एविडेंस पुलिस को मिलता है। वो ये होता है कि उस घर के बाहर एक जूते रखे होते हैं और वही सेम जूते सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति ने भी पहने हुए थे जो श्रेयम को हाथ में चादर में लपेट कर ले जा रहा था। हालांकि कंफर्म नहीं था कि जूते वही हैं या फिर नहीं, लेकिन पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है और उस घर में एंट्री करके वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसका नाम सौरभ चौधरी होता है। एक पुलिस ने ये अंधेरे में दोस्तों क्या करा था कि तीर चलाया था कि शायद कुछ मिल जाए, कोई एविडेंस मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। अब बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है। जब सारे डाउट्स को कनेक्ट किया जाता है तो मालूम चलता है कि ये जो सौरभ चौधरी है यही वो व्यक्ति है जिसने उस दिन श्वेता तिवारी की हत्या की, उसके बेटे की हत्या की और उसके बेटे का शव को अपार्टमेंट के पीछे फेंक कर आया। इन सारी बातों की पुष्टि तब होती जब उस व्यक्ति के पास श्वेता तिवारी का मोबाइल मिला।
अब पुलिस को यहाँ पर आरोपी तो मिल गया था, लेकिन अब पुलिस को ये जानना था कि आखिर इस व्यक्ति ने श्वेता और उसके बेटे की हत्या क्यों की, और ये व्यक्ति श्वेता और उसके बेटे को कैसे जानता था। अब यहाँ पर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो इस केस का भी पूरा एंगल ही चेंज हो जाता है। पुलिस के साथ साथ आप लोगों ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि इस व्यक्ति ने हत्या को अंजाम क्यों दिया। पुलिस जो है इस व्यक्ति से इंट्रोगेशन करती है। इंट्रोगेशन में ये ऐसा कुछ खुलासा करता है जिसकी उम्मीद पुलिस को बिल्कुल भी नहीं थी। सौरभ चौधरी नाम के लड़का पुलिस को बताता है कि 2018 में श्वेता के पति रोहित की पोस्टिंग जयपुर में हुई थी और उसी वक्त उसकी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसका नाम हरी सिंह था। और यहाँ पर हरी सिंह और रोहित की दोस्ती बहुत जल्दी गहरी हो जाती है और बातों बातों में एक दिन जो रोहित होता है वह हरी सिंह से कहता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो रोहित और उसकी बीवी श्वेता है उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। वो जो रोहित है वो अपनी बीवी से पीछे छुड़ाना चाहता था और यही बातें उसने हरी सिंह को बताई। उसके बाद हरी सिंह ने रोहित को अपने साले से मिलाया जिसका नाम सौरभ चौधरी था। अब यही वो सौरभ चौधरी था जिसने उस दिन श्वेता और उसके बेटे की हत्या की थी। अब ये पूरा प्लान है ये रोहित, हरी सिंह और सौरभ चौधरी ने मिलकर बनाया था और इस प्लान को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए श्वेता का जो पति है रोहित, उसने जो है सौरभ चौधरी को जो है 10,000 रुपये एडवांस भी दिए थे। उसका प्लान ये था कि जिस दिन ये हत्या होगी उस दिन जो रोहित है वो पूरा दिन अपने ऑफिस में रहेगा ताकि उस पर डाउट ना जाए, और उसके बदले में जो सौरभ चौधरी है वो श्वेता तिवारी और उसका जो 21 महीने का बेटा है उसको मार देगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि एक पिता कैसे अपने बेटे को मार सकता है। तो यहाँ पर मालूम ये चलता है कि रोहित किसी भी तरीके से श्वेता और उससे जुड़ी हर चीज़ से पीछे छुड़ाना चाहता था और एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता था। उसका कहना यह था कि अगर मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो मुझे दोबारा शादी करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसने सौरभ चौधरी को अपनी बीवी और अपने बेटे को मारने के लिए पैसे दिए थे। यानी कि इस पूरी डबल मर्डर केस के पीछे कोई और नहीं बल्कि श्वेता का हस्बैंड रोहित तिवारी था। 7 जनवरी 2020 को जिस टाइम पर श्वेता तिवारी ने दरवाज़ा खोला था तो दरवाजे पर सौरभ चौधरी ही था, और क्योंकि सौरभ को पहले से जानती थी, वो पहले भी घर में आया जाया करता था, इसलिए श्वेता ने उसे घर के अंदर बुलाया था और उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी और मौका देखते ही सौरभ ने उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही उसके 21 महीने के बेटे को भी जो है घर में मार दिया था। मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को चादर में लपेटकर वो अपने साथ ले गया था और उसकी डेड बॉडी को जो है ऐसी जगह छुपाना चाहता था जहां से पुलिस को उसके बारे में ना मालूम चले और ये एक किडनैपिंग का मामला लगे। इसलिए उसने उस मोबाइल नंबर से रोहित को मैसेज करके 30 लाख की फिरौती की डिमांड करी थी। यानी कि पुलिस को जो है गुमराह करने के लिए पूरा किडनैपिंग का जाल रचा गया था। लेकिन कहा जाता है ना कहीं जो कातिल होता है ना वो कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है या गलती ज़रूर करता है, और इसी गलती के कारण रोहित तिवारी, सौरभ चौधरी और उसका दोस्त हरी सिंह तीनों को जेल में जो है रहना पड़ेगा। अब इस केस की जो कार्रवाई दोस्तों अभी भी चल रही है, लेकिन फ्यूचर में इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, एक सच्ची घटना पर आधारित। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला आप बताइएगा कमेंट द्वारा। और दोस्तों आप कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम भी लिखें, तो अगले वीडियो में जो है मैं आपका नाम और शहर का नाम बताऊंगा, और जो मुझे सब्सक्राइब करेगा वो जो भी कमेंट करेगा मैं उनका नाम जो है अगले वीडियो में लूँगा। तो दोस्तों इधर जो है वीडियो ख़त्म होता है, फिर इसी तरीके का वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। और यहाँ तक साथ देने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।